नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अधिसूचना के बारे में। अधिसूचना को इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं और ये पाठ कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो शुरू करते हैं अधिसूचना पर एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम लोग अधिसूचना के आलोच्य बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। अधिसूचना क्या है, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। भारतीय गजट में प्रकाशन की विधि अर्थात प्रकाशन का प्रोसेस क्या है। अधिसूचना का प्रकाशन किसके हस्ताक्षर से होता है, इसके बारे में जानेंगे। अधिसूचना का प्रारूप अर्थात फॉर्मेट, अधिसूचना का उदाहरण 1, अधिसूचना का उदाहरण 2 और अधिसूचना से जुड़े विशेष द्रष्टव्यों पर भी हम लोग इस वीडियो में विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अधिसूचना क्या है। देखिए, अधिसूचना पत्राचार का एक ऐसा रूप है जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र में राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति आदि की सूचना अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। सांविधिक नियमों, आदेशों की सूचना, शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा भी राजपत्र में अधिसूचना के रूप में ही दी जाती है। तो इसके कहने का अर्थ हुआ कि ये जो अधिसूचना है ये पोस्टल कम्युनिकेशन का एक ऐसा रूप है जो भारत के राजपत्र या गैजेट में प्रकाशित होता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या क्या प्रकाशित होता है, तो जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में, उनके ट्रांसफ़र के बारे में, उनके डिपुटेशन के बारे में प्रकाशित होता है। और साथ ही साथ जो स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं या आदेशों की सूचना होती है या डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, उसके बारे में भी राजपत्र में अधिसूचना के रूप में ही प्रकाशन किया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं भारतीय गजट में प्रकाशन की विधि या प्रकाशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, भारतीय गजट 5 भागों में प्रकाशित होता है। मुख्य रूप से 4 है, लेकिन अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो ये 5 होता है। और प्रत्येक भाग के कई अनुभाग, जिसे हम लोग खंड भी कहते हैं, और उपखंड होते हैं। जब कोई अधिसूचना भारतीय गजट में प्रकाशन के लिए भेजी जा रही हो तो इस विषय में स्पष्ट अनुदेश दिया जाता है कि वह अधिसूचना गजट के किस भाग, किस अनुभाग और किस उपखंड में प्रकाशित की जाएगी। इसके कहने का अर्थ हुआ कि भारत का जो राजपत्र है वो 5 भागों में विभाजित है और इन 5 भागों में अनेक खंड है और उसके बाद अनेक उपखंड है। तो जब भी कोई अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जाती है तो ये स्पष्ट निर्देश दे दिया जाता है कि ये राजपत्र के भाग 1 के खंड 2 में या 3 में या 4 में प्रकाशित होगी। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं अधिसूचना का प्रकाशन किसके हस्ताक्षर से होता है। देखिए, अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेशन की मूल प्रति प्रबंधक भारत सरकार प्रेस को भेजी जाती है, जिस पर संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। अन्य प्रतियों पर संबद्ध व्यक्तियों, कार्यालयों को पृष्ठांकन किया जाता है और इस पर सामान्यतया अवर सचिव हस्ताक्षर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिसूचना की जो ओरिजिनल कॉपी होती है, मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी, वो भारत सरकार प्रेस के प्रबंधक मैनेजर को भेजी जाती है, जिस पर संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी या उनके इक्विवेलेंट कोई ऑफिसर सिग्नेचर करते हैं। और उसकी अन्य कॉपियां, जैसे मूल प्रति की, अधिसूचना की मूल प्रति की अन्य कॉपियों पर, जिसे हम लोग दूसरे अधीनस्थ कार्यालयों को भेजेंगे, तो उसको पृष्ठांकन के माध्यम से, एंडोर्समेंट के माध्यम से भेजा जाता है और इस पर अवर सचिव, हायर सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके प्रारूप पर। अधिसूचना का प्रारूप। देखिए, अधिसूचना का प्रारूप कैसा होता है, अधिसूचना का फॉर्मेट कैसा होता है, देखते हैं। देखिए, हम लोग आ गए हैं अधिसूचना के फॉर्मेट पर। देखिए, सबसे पहले बीचों बीच सेंटर में भारत के राजपत्र भाग 1, 2, 3, 4, 5 खंड, जो भी खंड होगा, में प्रकाशनार्थ, अर्थात ये पहले ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि जो अधिसूचना जारी होगी वो भारत के राजपत्र के कौन से भाग और कौन से खंड या अनुभाग में प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद पत्र संख्या आप लिख दीजिए, भारत सरकार, मंत्रालय का नाम, विभाग, वो स्थान कहाँ है, अर्थात ये जो मंत्रालय है या ये जो विभाग है उसका पता कहाँ है, और फिर दिनांक। दिनांक आप हमेशा DD, MM
और YYY फॉर्मेट में ही लिखिएगा। फिर सेंटर में आपको लिखना है अधिसूचना, और जब आप सेंटर में अधिसूचना लिख लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर मैटर रहेगा, आपको अधिसूचना में क्या लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में हस्ताक्षर होगा, किसका? उस अधिकारी का होगा जो ये जारी कर रहा है, और साथ ही साथ फिर इसे प्रेषित किया जाएगा। इस अधिसूचना को प्रेषित किया जाएगा। कहाँ प्रेषित किया जाएगा? देखिए, अधिसूचना जो होता है वो भारत सरकार के राजपत्र के प्रकाशन स्थल फरीदाबाद में जो कार्यालय है, भारत के राजपत्र का कार्यालय, जिसे हम लोग भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद जो हरियाणा में है, वहीं पर प्रकाशित होता है। तो आप ये करने के बाद फिर सेवा में प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद, आप हरियाणा चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और उसके बाद प्रतिलिपि सूचना के लिए निम्नलिखित को भेजी गई, और इस अधिसूचना की कॉपी किनको किनको भेजी गई है वो भी आप यहाँ मेंशन करेंगे, और इसके नीचे हस्ताक्षर होंगे भारत सरकार के अवर सचिव का। प्राय समय अवर सचिव ही यहाँ पर, हायर सेक्रेटरी ही यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं। देखिए क ख ग यहाँ लिखा गया है, मतलब यहाँ अधिकारी का नाम होगा, यहाँ अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ अधिकारी का पद होगा। आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए, ये ट्रिपल कलर में है। ये ग्रीन वाला इसलिए दिया गया है क्योंकि हर बार आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपको अधिसूचना की प्रतिलिपि अर्थात उसकी कॉपी किसी को नहीं भेजनी है तो आप इसे नहीं लिखेंगे, और अगर आपको भेजनी है तो आप इसे लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेड कलर है ना वो चेंजेबल है, अर्थात यहाँ पर आप जो भी मैटर लिखेंगे वो परिवर्तनशील होगा, लेकिन ब्लू वाला प्राय जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके प्रारूप पर विचार कर लिया। अब हम लोग आते हैं इसके उदाहरण नंबर 1 पर। देखिए, अधिसूचना का उदाहरण नंबर 1, ये जो उदाहरण नंबर 1 है ये पदोन्नति संबंधी है। पदोन्नति अर्थात प्रमोशन से रिलेटेड है। ये रहा हम लोगों का पहला अधिसूचना का एक नमूना, एक उदाहरण, और ये पदोन्नति संबंधी है। देखिए, भारत के राजपत्र भाग 1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ, अर्थात भारत के राजपत्र के भाग 1 में और खंड 2 में ही ये प्रकाशित होगा। और ये पत्र संख्या है संख्या A32014/1/2008 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान /198, ये इसकी पत्र संख्या है। ये भारत सरकार के अंडर में आ रहा है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंडर में है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, अब देखिए इसका एड्रेस देख लीजिए, 7वां तल पर्यावरण भवन, 7वां तल अर्थात 7th फ्लोर पर्यावरण भवन, CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड। CGO कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स रोड, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003, और ये दिनांक है 12/12/2020। अब देखिए सेंटर में लिख दिया गया है अधिसूचना, ये देख रहे हैं आप अधिसूचना, और अब ये मैटर है यहाँ पर जो टाइप किया गया है, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर सचिव अर्थात सेक्रेटरी राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापकों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हिंदी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति पर PB अर्थात पे बैंड 3 में ₹15,600, 39,100 प्लस 5,400 ग्रेड पे के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं। और यहाँ पर देखिए जिन 2 प्राध्यापकों अर्थात लेक्चरर का प्रमोशन हुआ है वो क्रम संख्या 1, यहाँ नाम देख लीजिए, यहाँ नियुक्ति की तारीख श्रीमती पूजा गुप्ता 3/1/2021, और दूसरे हैं श्री दुर्ग विजय सिंह 3/1/2021 से ही इन लोगों को प्रमोशन मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हस्ताक्षर हैं कंसर्न ऑफिसर के सुरेंद्र नाथ तिवारी। ये सुरेंद्र नाथ तिवारी ये ब्रैकेट में नाम है, और ये उन्होंने सिग्नेचर किया है, और ये निदेशक है अर्थात डायरेक्टर है। और इसे किसके पास भेजा जाएगा? इसे भेजा जाएगा प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय में, ताकि इसका प्रकाशन अधिसूचना के रूप में राजपत्र में हो सके। सेवा में प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद भेज दिया गया है। अच्छा,
इसमें किसी को भी इसकी प्रतिलिपि नहीं भेजी गई है, इसीलिए ये जो है यहीं पर समाप्त हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी को इसकी प्रतिलिपि भेजेंगे, इसकी कॉपी भेजेंगे, तो आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अधिसूचना लेखन बड़ा ही आसान है, बस इसके हम लोगों को फॉर्मेट पर ज़रा विचार करना होगा और भाषा को थोड़ा सा हम लोगों को मानक बनाना होगा। अब हम लोग आ जाते हैं एक दूसरे उदाहरण पर। अधिसूचना का उदाहरण 2, शक्तियों का प्रत्यायोजन अर्थात डेलीगेशन ऑफ पावर। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, पहले ही पंक्ति में ये मेंशन कर दिया जाता है कि ये जो अधिसूचना है वो भारत सरकार के गजट के किस भाग और किस खंड में प्रकाशित होगी। भारत का गजट असाधारण भाग 2 खंड 3 में प्रकाशनार्थ। संख्या, ये पत्र संख्या 32014/8/2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका संक्षिप्त रूप लिखा गया है। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। इस कार्यालय का एड्रेस है नई दिल्ली और ये दिनांक 12/12/2021 सेंटर में लिख दिया गया है। अधिसूचना आप देख सकते हैं। सामान्य सेवा नियम 801 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की संख्या 73 की धारा 31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन में केंद्र सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम 1997 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है। नामतः देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि टीचर्स एजुकेशन के लिए एक संस्था है जिसे हम लोग NCTE कहते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ये बीएड कोर्स करवाती है और बीएड कोर्स हम लोग सरकारी कॉलेजेस में भी कर सकते हैं और प्राइवेट से भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं वो कुछ एडिशनल कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए प्राइवेट NCT एफिलिएटेड कॉलेज वालों को NCTE से परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये यहाँ पर ये एक नियम लगा रही है, डेलीगेशन ऑफ पावर कर रही है कि अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज कोई नया विषय इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है तो उसे 40,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और ये भुगतान केवल और केवल निजी संस्थाओं के लिए होगी, गवर्नमेंट संस्थाओं के लिए ये भुगतान देय नहीं है। तो 1997 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है। नामतः यहाँ पर देखिए, यह नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अमेंडेड नियम 2003 माना जाएगा। ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे, अर्थात जिस दिन ये सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाएगा उसी दिन से ये प्रभावी या इफेक्टिव माना जाएगा। शुल्क, देखिए ये चार्जेस के बारे में बता रहे हैं। धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन संबंधित तिथि या उसके बाद शिक्षक शिक्षण में कोई भी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने या चलाने की इच्छा रखने वाले किसी भी संस्था द्वारा अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र समिति को किया गया प्रत्येक आवेदन और धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किसी वर्तमान पाठ्यक्रम के मामले में प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ाने या शिक्षक शिक्षण में कोई नया पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनुमति लेने के लिए शिक्षक शिक्षण समिति को किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ 40,000 रुपये का शुल्क संलग्न होना चाहिए। परंतु सरकारी संस्थाओं को इस नियम के अधीन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। फाइल संख्या 61-26/02-TEEE10। इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी प्राइवेट संस्था प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ाना चाहती है, सपोज उसकी इनटेक पावर 100 है और वो अब अपनी इनटेक पावर 200 करना चाहता है, या अपने बीएड कोर्स में एक नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो कोई भी आवेदन अगर वो NCTE को भेज रहा है तो उसके साथ 40,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए। और ये केवल और केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नीचे कंसर्न ऑफिसर के सिग्नेचर ओम प्रकाश कश्यप, ये उनका नाम है और ये है संयुक्त सचिव अर्थात जॉइंट सेक्रेटरी। और इसे किसे भेजा गया है? इसे भेजा गया है सेवा में प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली। इसे भेजा गया है, ये नई दिल्ली में प्रकाशित होगा। याद रखिएगा, भारतीय गजट का प्रकाशन भारत के 17 शहरों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से नई दिल्ली,
फरीदाबाद और शिमला में ही अधिकतर प्रकाशन होता है। और देखिए, इसकी प्रतिलिपि सूचना के लिए निम्नलिखित को भेजी गई है। इसीलिए यहाँ पर जिन्हें जिन्हें भेजा गया है उनके एड्रेस यहाँ दे दिए गए हैं। सचिव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, सह सचिव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, और इसे भेजने वाले जो हैं वो है दिनेश भटनागर। दिनेश भटनागर ये अवर सचिव है, हायर सेक्रेटरी हैं, कहाँ के? भारत सरकार के। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो तरीके की अधिसूचनाओं का अध्ययन किया। अब हम लोग आ जाते हैं अधिसूचनाओं से जुड़े विशेष द्रष्टव्यों पर। अधिसूचना का प्रारूप तैयार करते समय अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। यह बहुत ही वाइटल होता है और जीरो मिस्टेक के साथ ही इसे पब्लिश किया जाता है। इन मसौदों में कहीं भी काट छांट, लिखे पर लिखा, यहाँ तक कि हस्ताक्षर के साथ भी संशोधन नहीं होना चाहिए। अर्थात जब आप इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं तो कहीं भी काट छांट नहीं हो, और अगर फाइनल ड्राफ्टिंग हो जाने के बाद कहीं गलती दिख जाती है तो ऐसा नहीं कि आप उसे काट देंगे और ऊपर भी अपना सिग्नेचर कर देंगे, ये भी स्वीकार्य नहीं है। मसौदे की प्रथम टाइप प्रति ही प्रेस में भेजी जानी चाहिए, कार्बन प्रति या साइक्लोस्टाइल्ड प्रति नहीं भेजी जानी चाहिए। अर्थात जब मसौदा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी ही प्रकाशन हेतु प्रेस में भेजी जाती है, भारत सरकार प्रेस में भेजी जाती है, उसकी कार्बन कॉपी या साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी नहीं। इस पर सक्षम अधिकारी के ही हस्ताक्षर होने चाहिए, कृति के रूप में किसी अन्य के नहीं। देखिए, इसमें केवल कैपेबल ऑफिसर के ही सिग्नेचर होने चाहिए। कृत्य अर्थात एसडी लिख के, या हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई अधिकारी नहीं है तो उस अधिकारी के बदले कोई और अधिकारी सिग्नेचर करता है, ये मामला भी यहाँ नहीं चलता। हस्ताक्षर स्याही से ही होने चाहिए, इंक से ही होंगे। अधिसूचना की प्रेस को भेजे जाने वाली प्रति को छोड़कर दूसरी प्रतियों पर पृष्ठांकन टाइप किया जाना चाहिए। मान लीजिए आप उसकी कॉपी किसी और व्यक्ति विशेष को या किसी और मंत्रालय को या किसी कार्यालय को भेज रहे हैं तो उस प्रति में आपको पृष्ठांकन या एंडोर्समेंट टाइप करना पड़ेगा। लेकिन जिस अधिसूचना के द्वारा सांविधिक नियमों, आदेशों आदि की घोषणा की जाती है उसकी प्रतिलिपियों को अन्यत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात अगर कोई ऐसी अधिसूचना जारी हो रही है जिसमें आदेशों की घोषणा हो रही है या स्टैट्यूटरी लॉज के बारे में बताया जा रहा है तो उसकी प्रतिलिपि किसी को नहीं भेजी जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अधिसूचना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।